मेरा नाम शीला है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरी बहन की शादी हो गई थी, लेकिन मेरी शादी में काफ़ी अड़चन आ रही थी। कभी लड़के वाले मुझे नापसंद कर देते, तो कभी मेरे परिवार वाले लड़के को नापसंद कर देते थे। इसी तरह करते करते मेरी उम्र अभी ज़्यादा हो गई थी। फिर मम्मी पापा ने फैसला किया, अब की बार जब कोई रिश्ता आएगा तब हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और उस लड़के को रिजेक्ट नहीं करेंगे। फाइनली मेरे पापा को वो रिश्ता भी मिल गया था। लड़के वाले जब मुझे देखने आए तब मुझे देखते ही पसंद कर लिए थे। मेरे मम्मी पापा ने यह रिश्ता मंजूर कर लिया था। मुझे देखने के लिए मेरे होने वाली सास आई थी और उनके साथ उनका बेटा। हमें पता चला कि ससुर जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। एक उनका बेटा है जो अभी घर पर ही है। मेरी सास तुरंत खड़ी होकर मेरे सर के ऊपर 1000 रुपये का नोट घुमाकर हमारे घर के एक नौकर को थमा दी थी और वो बहुत खुश थी। बोल रही थी, हमको ऐसी ही बहू चाहिए थी हमारे बेटे के लिए। मेरे मम्मी पापा ने कहा, हमारी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए। आखिर भगवान ने जहाँ मर्जी थी वहीं पर शादी हो रही है। इसीलिए इतने दिनों से मेरे बेटी का रिश्ता कहीं भी लग नहीं रहा था। इस तरीके से दोनों परिवारों की सहमति के साथ मेरी शादी अर्जुन के साथ हो गई थी। शादी में मेरा देवर नहीं आया था। मैंने अपनी सास से कहा था कि देवर जी कहाँ हैं। तब सास ने कहा कि आज उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। फिर मैंने अपनी सास से कहा, अगर तबीयत देवर जी की ज़्यादा ख़राब थी तो आज शादी करने की क्या ज़रूरत थी। शादी की डेट तो बढ़ाया भी जा सकता था। फिर मेरी सास कहने लगी, शादी ज़रूरी थी, मेरा बेटा घर पर ही है। फिर मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। ससुराल में आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ससुराल में मेरे पति, सास और देवर के अलावा और कोई नहीं था। ननद का तो यहाँ पर झंझट ही नहीं था। मुझे ऐसा ही परिवार चाहिए था मुझे, जिसमें ननद ही ना हो। शादी के दूसरे दिन मैंने अपने देवर को देखा था, लेकिन देवर को देखकर मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि देवर की हरकतें मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी। मेरा देवर फ़ोन पर बातें कर रहा था और अपनी कमर लचका के खड़ा था और अपनी कमर पर हाथ रखा था। मैंने अपने देवर को जब पीछे से देखी तो मुझे ऐसा लगा, यह स्टाइल तो लड़कियों का है। मेरे देवर इस पोज में क्यों खड़ा है? और मैं अपने देवर से कहने लगी, क्यों देवर जी, किससे बात कर रहे हो और आप इस तरीके से खड़े हो? यह सवाल जब मैंने अपने देवर से कर रही थी, इतने में मेरी सासू माँ आकर मुझे खींचते हुए मेरे कमरे में लेकर गई और मुझसे कहने लगी, ये क्या बदतमीजी कर रही थी? सासू माँ, मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो बस देवर जी को छेड़ रही थी। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत सवाल किया। फिर मेरी सासू माँ भड़क गई और कहने लगी, इस तरीके से सवाल मेरे बेटे से ना किया करो। यह सब सवाल कोई भी मेरे बेटे से करता है तब मेरे तन बदन में आग लग जाती है। इतना कहकर मेरी सास कमरे से बाहर चली गई थी। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या कह दिया कि सासू माँ इतना ज़्यादा भड़क गई। जब मेरे पति काम पे से रात को आए तब मैं उनसे कहने लगी कि देखो ना, देवर जी अपने कमर पर हाथ रखकर खड़े थे और बात कर रहे थे फ़ोन पर। तब मैं देवर से पूछने के लिए गई, आप लड़कियों के पोज में क्यों खड़े हो? इतने में सासू माँ मेरे पर भड़क गई। पता नहीं क्यों उनको ऐसा क्या हो गया। फिर इतना बात सुनते ही मेरे पति भी खड़े हो गए और गुस्से से मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, ये क्या किया तुमने? ऐसा क्यों किया तुमने? आइंदा से मेरे भाई से कोई भी सवाल नहीं करोगी। तो फिर अपने पति से कहा, देखिए मुझे नहीं पता आप दोनों माँ बेटे किस बात के लिए मेरे से गुस्सा हो रहे हो, और मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की है। बस अपने देवर से एक मजाक ही तो किया है। आखिर इसमें ऐसा क्या हो गया? फिर उस रात मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत कहा सुनी हुई। फिर मैं भी रोते हुए जाकर सो गई थी अपने कमरे में। सुबह लेट से उठी थी तब मैं देखी मेरे पति काम पर चले गए हैं, और उठकर जब हॉल में आई तब मैंने देखा कि मेरी सासू माँ खाना बना रही है। तब मैं किचन में आई। मैंने सासू माँ से कहा, कहने लगी, सासू माँ आप खाना क्यों बना रही हैं? मैं खाना बना देती। सासू माँ कहने लगी, कल तुम पर ज़्यादा ही नाराज़ हो गई थी। फिर मैं अपने सासू माँ से कहा, नहीं मैं नाराज़ कहाँ हूँ, आखिर कोई बेटी अपनी माँ से नाराज़ हो सकती है क्या? फिर मेरी सासू माँ कहने लगी, आज मेरा मन किया खाना बन में ही बना देती हूँ, आज अपनी बहू को आराम देती हूँ।
फिर मैंने अपनी सासू माँ से कहा, आप कितनी अच्छी हैं। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी सासू माँ अपने कमरे में चली गई थी। उनके जाने के बाद मैं घर की सफाई कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैं दरवाज़ा खोली तो मेरा देवर बाहर खड़े थे। अब वो अंदर आ गए थे। मैंने अपने देवर की जेब में नोटिस किया कि मेरे देवर ने जेब में कुछ तो लिया है, कुछ छुपा कर ले जा रहे थे। मैंने सोचा फिर से अपने देवर से पूछती हूँ कि क्या है। फिर कल की बात याद आ गई थी मुझे। मेरी सासू माँ और पति नाराज़ हो गए थे देवर से। कुछ भी पूछे तो आखिर देवर ने क्या लिया है, कोई गिफ्ट तो नहीं है। मुझे लगा कि मेरे देवर अपने कमरे में जाएंगे, लेकिन वो तो सासू माँ के कमरे में चले गए। और उनके जाने के बाद मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, देवर जी सासू माँ के लिए गिफ्ट लाए हैं। फिर मैंने सोचा मेरे पति ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। शादी की पहली रात, आखिर शादी की पहली रात तो पत्नी का हक होता है, हर पति को गिफ्ट देना चाहिए। आज मेरे पति आएंगे ना, उनकी अच्छी से खबर लूँगी। जैसे ही रात को मेरे पति घर पर आए, उनको मैं पहले खाना अच्छी तरीके से खिला दी। खिलाने के बाद अपने पति से कहने लगी, क्यों जी आप मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं ले आए? आपके भाई देखो कितने अच्छे हैं, वो अपनी माँ के लिए गिफ्ट लाए हैं और उनको दिए। आपको देखकर लगता नहीं है कि कभी भी आपने माँ को गिफ्ट दिया होगा? जो अपनी माँ को गिफ्ट नहीं दिया वो अपनी पत्नी को क्या गिफ्ट देगा? मैंने आज ही देवर की जेब में कुछ तो देखा, फुला फुला सा जेब लग रहा था। फिर मेरे पति फिर से गुस्से में मेरी तरफ देखने लगे और फिर से कहने लगे, तुम जेब की तरफ देख रही थी, तुम्हारी नज़रें जेब तक पहुंच गई है। फिर मुझसे कहा, वो कोई गिफ्ट नहीं था। फिर मैंने अपने पति से कहा, आपको कैसे पता कि कोई गिफ्ट नहीं था? फिर मैंने पति से कहने लगी, तुमको इससे क्या लेना है, तुम अपने काम से काम रखो, ज़्यादा सवाल जवाब मत किया करो। बस मैंने कह दिया वो गिफ्ट नहीं था तो नहीं था। मेरे पति का रवैया तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, कब और किस बात पर मेरे पति भड़क जाए। लेकिन एक बात मैं नोटिस कर ली थी, जब भी मैं देवर जी का जिक्र करती थी अपने पति के सामने तब वो भड़क जाते थे। मतलब मेरे पति को देवर जी से प्रॉब्लम है। लेकिन क्यों? मेरे देवर तो उनके भाई हैं। मुझे शादी करके लगभग 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन इस घर के लोगों का रवैया मुझे समझ ही नहीं आता था, ना अपनी सास का और ना ही अपने पति का समझ पा रही थी। और इन सब में मेरा देवर, आखिर मेरे देवर से इन लोगों को क्या प्रॉब्लम थी? कहीं मेरे देवर मेरी सास के सौतेली औलाद तो नहीं? वक्त के साथ साथ मेरे देवर का रवैया भी बदलते जा रहा था। मेरा देवर हमेशा अपने मुंह में कुछ तो चबाते रहता था, लेकिन ऐसा भी क्या चबाता था, उसके मुंह से हमेशा ही पानी निकलते रहता था। यह नहीं हो सकता था, लेकिन च्युइंगम का स्वाद तो अच्छा ही होता है। मेरा देवर जिस तरीके से चबा रहा था, ऐसा लगता उसका स्वाद कुछ अजीब है, लेकिन अब तो हर रोज़ ऐसा होने लगा था। मेरा देवर जब भी बाहर से आता घर में, तब उसकी जेब फुली फुली रहती और मेरे देवर का बर्ताव में कुछ अलग अलग ही रहता। वह ज़्यादा मेरे से बात ही नहीं किया करता था। एक दिन रात को हम सो रहे थे, तभी मेरी सास के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मेरी सासू माँ मेरे देवर को डांट रही थी, लेकिन क्यों, किस बात पर? जब मैं अपने पति को जगाकर उनको बताई तब मुझे मेरे पति कहने लगे, तुम सो जाओ, ज़रूर उसने कोई गलती की होगी तभी माँ इस तरीके से डांट रही है। फिर मैंने कहा, चलो चलते हैं सासू माँ के कमरे में, आखिर देखें तो मामला क्या है। फिर मेरे पति ने फिर से मुझे आंखें दिखाने लगे और बोले कि सो जाओ। फिर मैं सो गई। अगले दिन जब मैं तैयार हो रही थी कहीं बाहर जाने के लिए, तब मैंने नोटिस किया कि मेरी श्रृंगार की चीज़ें गायब है। वह चीज़ तो सिर्फ लड़कियां ही इस्तेमाल करती हैं, लेकिन फिर घर में तो मेरी सासू माँ के अलावा और कोई लेडीज़ नहीं थी जो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन सासू माँ की तो अभी उम्र हो चली है, वह भला इन सब चीज़ों का क्या करती, और वो तो एक विधवा हैं। फिर मेरी चीज़ गई तो कहाँ गई? जब मैंने अपने पति को ये बात बताई कि मेरा कुछ श्रृंगार का सामान नहीं मिल रहा है, तब मेरे पति कहने लगे कहीं खो गया होगा। लेकिन अपने पति से कहा, ऐसा भी कहाँ खो गया? मेरा पति कहने लगे, दूसरा दिला दूंगा, तुम चिंता ना करो। फिर मैं अपनी साड़ी निकाल कर, तब एक साड़ी भी मुझे नहीं मिल रही थी। फिर मैंने सोचा लगता है सासू माँ ने लिया है। यह सोचकर मैंने अपने पति के साथ बाहर चली गई थी। हमने कुछ शॉपिंग करना था और शॉपिंग करके मैं अपने पति के साथ थोड़ा वक्त बिताकर घर पर आ गई थी। हमें अगले दिन शादी में जाना था। शादी में जाने के लिए मैंने बहुत सारी शॉपिंग की थी, लेकिन अगले दिन कौन सी साड़ी पहने मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं अच्छी अच्छी 2 साड़ियाँ ली थी,
लेकिन दोनों में से क्या पहनूं मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। इतने में दरवाजे पर मेरी दस्तक हुई। मैंने सोचा मेरे पति आ गए। मैंने उनसे पूछा, क्या बताइए ना, कौन सी साड़ी पहनूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतना बोलकर जब मैं पीछे मुड़ी तब सामने मेरे देवर खड़े थे। मैंने अपने देवर से कहा, देवर जी आप फिर? देवर जी कहने लगे, बोलिए भाभी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आप ज़्यादा कंफ्यूज लग रही हैं। फिर मैंने अपने देवर से कहा, देखो ना देवर जी, आज शादी में जाना है, समझ ही नहीं आ रहा है इन दोनों साड़ियों में से कौन सी साड़ी मुझ पर ज़्यादा अच्छी लगेंगी। तब मेरे देवर ने कहा, हल्की पिंक वाली साड़ी पहन लो, यह आप पर बहुत अच्छी लगेगी, और ईयरिंग और नेकलेस जिस रंग के कढ़ाई की गई है उस रंग की पहनो, आप पर खूब जमेगी। और बाल अपने खुले रखना, बस एक हेयर क्लिप लगा लेना, आप बहुत सुंदर दिखोगी। सच में मेरे देवर ने मेरी सारी मुश्किलें एक चुटकी में हल कर दी। जैसा मेरे देवर ने कहा ठीक वैसा ही मैं तैयार हुई थी। मुझे देखकर मेरे पति तो मुझे देखते ही रह गए, और शादी में सब मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। सच में मेरे देवर की चॉइस इतनी परफेक्ट थी। लेकिन मेरे देवर इतनी आसानी से इन सब चीज़ों की समझ कैसे ले सकते थे? मेरे देवर को इन सब चीज़ों की समझ कैसे थी, यह तो मेरे देवर ही जाने। एक दिन मैं कपड़े धोने के लिए सब कपड़े निकालने लगी। मेरी सासू माँ ने कहा था कि जल्दी कपड़े आज सुखा लेना। यह सोचकर मैं सबके कमरे में कपड़े निकालने के लिए गई। तब मैं देवर के कमरे में भी पहुंच गई थी कपड़े निकालने के लिए। जैसे ही मैं देवर का जीन्स उठाई, जीन्स काफ़ी भारी लग रहा था, और उस जीन्स की जेब में मुझे कुछ ऐसा लगा कुछ तो है। वैसे भी कपड़े धोने से पहले पॉकेट चेक कर लेना चाहिए, मैं वही करने जा रही थी। इतने में मेरी सासू माँ वह जीन्स मेरे हाथों से छीन ली और कहने लगी, तुमको क्या ज़रूरत है यह कपड़े धोने की। इसे इतना कहकर सासू माँ मेरे हाथों से मेरे देवर की जीन्स और कुछ कपड़े लेकर अपने कमरे में चली गई थी। मैं सोचने लगी कि आखिर इन कपड़ों में ऐसा क्या है जो सासू माँ मुझे छूने नहीं देती। खैर जितने भी कपड़े थे मैं धोकर सुखा देती। फिर रात को जब मैं कमरे में सो रही थी उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि बाहर आंगन में कोई कपड़े धो रहा है। जब मैं कमरे से बाहर आकर देखी तब मेरी सासू माँ थी और वो कपड़े मेरे देवर के थे। मैंने सोचा इन कपड़ों को मेरी सासू माँ आधी रात को क्यों धो रही है। इन कपड़ों में ऐसा क्या है कि मेरी सासू माँ को अंधेरे में इन्हें धोना पड़ रहा है। फिर मैंने सोचा अभी नहीं पूछूंगी, जब भी पूछती हूँ ये दोनों माँ बेटे मेरे पर गुस्सा हो जाते हैं। शादी के 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब सबका मिजाज बदल गया था, मेरी सासू माँ, मेरे पति का भी। मेरे पति भी मुझसे प्यार से बातें करने लगे थे और मेरी सासू माँ भी। इन सब में मेरे देवर का तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा देवर सबकी इतनी जली कटी क्यों सुनता है। एक रात को जब मैं सो रही थी तब मेरे पति उठ गए और कहने लगे कि मैं बाहर जा रहा हूँ, जल्दी से मेरे कपड़े निकाल कर दो। फिर मैंने कहा आधी रात को कहाँ जा रहे हैं। फिर मेरे पति कहने लगे तुम तो सोई थी ना, अभी माँ मुझे बता कर गई, मेरा भाई कहीं चला गया है, उसे ढूंढने जा रहा हूँ। इतना कहकर मेरा पति चले गए और लगभग 2 घंटे बाद वापस आए। मेरे देवर को साथ में ही लाए थे। मैंने सोचा अगर देवर बाहर गए थे तो इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है। मेरे पति जैसे ही आए मैं उनसे पूछने लगी कि क्या हुआ, आप मुझे बताइए ना। मेरे पति ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, बस इतना मुझे बोला बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली थी लेकिन टल गई है। मैंने कहा कौन सी मुसीबत, मुझे साफ साफ बताइए ना, आखिर बात क्या है, देवर जी कहाँ गए थे। मेरे पति मुझे कुछ भी नहीं बताए थे। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे धीरे धीरे एहसास होने लगा कि मेरी देवर की हरकतें कुछ लड़की की तरह हैं, लड़कियों की तरह मेरा देवर हरकतें करता है। कहीं मेरा देवर नामर्द तो नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसी कोई बात होती तब मेरे देवर का रिश्ता तय थोड़ी ना होता, और ऐसी कोई बात होती तो मेरे पति ज़रूर बताते। मैं घर में बर्तन धो रही थी, उस समय कूड़ेदान वाला आया था। मैंने अपने घर का कूड़ा उठाया और बाहर लेकर निकल गई। जब कूड़े में डालने जा रही थी तब मैंने देखा कि कूड़े वाले डब्बे में एक जीन्स है। वह जीन्स मेरे देवर की थी। फिर मैं उठा के उसको निकाली और अपने हाथों से स्पर्श किया तो मुझे ऐसा लगा कि इसके जेब में कुछ तो है। तब मैं बाकी कचरों को कूड़ेदान में डाल दी, लेकिन उस जीन्स को छुपाकर अपने कमरे में लाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर दी
अब मैं देखने जा रही थी कि आखिर इस जेब के अंदर क्या था जिसे सब लोग छुपा रहे थे मेरे से। जैसे ही हाथ डाला जेब के अंदर तो इमली थी। मैंने सोचा देवर जी इमली चबाते हैं, लेकिन इमली तो अक्सर लड़कियां चबाती है अपनी जवानी बरकरार रखने के लिए। फिर देवर जी को इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत। और उस जेब में से और कुछ भी मिला, मेरी श्रृंगार की चीज़ जो गायब थी, लिपस्टिक, कानों का झुमका, अपनी सासू माँ को दिखाने के लिए गई। यह सब क्या है? मैंने अपनी सासू माँ से कहा। यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये सब क्या है, आप क्या छुपा रही हैं? और देवर जी के जींस में ये मेरी सब चीज़ें क्या कर रही हैं? यह लिपस्टिक, ये झुमके सब मेरे हैं जो बहुत दिन पहले ही खो गए थे। मैं इसे बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। यह मेरे फेवरेट झुमके हैं। मेरी सासू माँ कहने लगी कि आज तुम्हारे सवालों के सारे जवाब मैं दूंगी, क्योंकि तुम रोज़ रोज़ मेरे से सवाल करती हो ना। इन सब सवालों के झूठे जवाब दे देकर मैं तंग आ गई हूँ। बहुत झूठ बोल रहे दिया मैंने, बहुत छुपा लिया मैंने तुमसे। आज तुम्हें मैं सब सच बताती हूँ। तुमको पता है, मेरा बड़ा बेटा जब पैदा हुआ था ना, तब बहुत अच्छा था। सबने बहुत खुशियाँ मनाई थी और मैं अपने बड़े बेटे की शादी भी कर दी है। लेकिन मेरा बेटा, छोटा बेटा जब पैदा हुआ था ना, तब उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। जब मुझे पता चला कि मेरा छोटा बेटा नामर्द है, इस सच्चाई को मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकती थी? मैं लोगों से इसे छुपा कर रखती थी। लोग तरह तरह की बातें बनाते थे, मेरे बेटे के बारे में हंसते थे। मैंने छोटे बेटे को छोटे से लेकर जवानी तक किसी को पता ही नहीं चलने दिया था कि मेरा बेटा नामर्द है। लेकिन बाहर जब भी मेरा बेटा जाता है तो उसकी हरकतें बड़ी अजीब हो जाती है। वह लड़कियों की तरह कमर लचका के चलता है, लड़कियों की तरह कभी बातें भी करता है। लड़कियों की तरह उसके हाव भाव देखकर सब आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। इसीलिए मैंने सबको यह बता दिया था कि मेरे छोटे बेटे की शादी तय हो गई है, उसकी भी शादी होने वाली है। इस बात के बाद सब लोगों ने मजाक बनाना ही बंद कर दिया था। लेकिन तुम तो यह सब सवाल करके मुझे परेशान कर रही हो। तुम जानती हो, कुछ दिन पहले मेरा बेटा घर छोड़कर गया था ना, तब मेरे बड़े बेटे ने उसे ढूंढ कर लाया था। तुमको पता है कहाँ गया था? मेरा छोटा बेटा गया था अपना ऑपरेशन कराने। वो लड़की बनना चाहता है, इसीलिए हमने अपने बेटे को यह सब नहीं करने दिया था, नहीं तो बहुत गजब हो जाता। मैंने अपनी सासू माँ से कहा, सासू माँ, अगर ऐसी कोई बात थी तो आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों आप मुझसे हर बार झूठ बोलते रहे? मेरी सासू माँ मुझसे कहने लगी, मुझे लगता था तुम भी मेरे बेटे का मजाक ना उड़ाओ, इसीलिए मैंने तुमको सब छुपा कर रखी। फिर मैंने अपनी सासू माँ से कहा, सासू माँ, देवर जी का इलाज तो करना पड़ेगा ना। फिर सासू माँ कहने लगी, तुम चाहती हो कि मैं अपने बेटे को लड़की बना दूँ? मैंने कहा, मैंने ऐसा कब कहा कि आप लड़की बनने के लिए हम अपने देवर को अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास दिखाते हैं। जो मेरे देवर के दिमाग में हरकतें चलती रहती है ना, उसको साइकेट्रिस्ट ठीक कर देंगे, उसके बाद मेरा देवर ठीक होने लगेगा। फिर मेरी सासू माँ कहने लगी, साइकेट्रिस्ट के पास ठीक हो जाएगा मेरा बेटा? मैंने अपनी सासू माँ से कहा, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ और इन सब बातों की मुझे नॉलेज है। मैं सासू माँ की मदद से अपने देवर को साइकेट्रिस्ट के पास लेकर गई थी और मेरे देवर का इलाज शुरू हो गया। देवर जी का इलाज होकर 2 महीने गुजर चुके हैं। इन 2 महीनों में मेरे देवर की हालत में काफ़ी सुधार आ गया था। मेरा देवर धीरे धीरे अपनी इन आदतों को छोड़ने लगा था और कुछ महीनों बाद मेरे देवर पूरी तरीके से ठीक हो गया था और कुछ ऐसा वैसा नहीं करता था जो लड़कियां करती हैं। मेरा देवर का कमर लचकाना भी बंद हो गया था, उसके हाव भाव भी बंद हो गए थे। मेरा देवर पूरी तरीके से ठीक हो गया था। हमने अपने देवर की शादी कर दी है एक बहुत ही अच्छी लड़की देखकर। अब हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। मेरी सासू माँ मुझे गले लगाकर रोने लगी और बोलने लगी, किसी ने मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया था कि मैं अपने बेटे को साइकेट्रिस्ट को दिखा दूँ? आज तक अपने बेटे को कितना दिक्कत देती रही, उसको इतना डांटती रही, मारती रही। तुम ना होती बहू तो पता नहीं क्या होता मेरे बेटे का। सच में तुमने मेरे बेटे की ज़िंदगी सुधार दी। फिर 1 महीने बाद मेरी डिलीवरी भी हो गई। मैंने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया था। मेरी सासू माँ मेरी बेटी को देखकर बहुत खुश हो गई थी और बोली कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है, अब हम सब खुशी खुशी रहते हैं, हमारा परिवार बहुत खुश है, आप लोग भी खुश रहिए।
उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।